हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको साइंस का बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन से भेंट कराऊंगा, जिससे आप पढ़कर काफ़ी अच्छा अनुभव करोगे। और ये सच में जो 25 क्वेश्चन का सीरीज़ है फिज़िक्स का चैप्टर 1, जो प्रकाश का अपवर्तन प्रवर्तन, आपके 10th क्लास का पहला ही चैप्टर है, उसी का ऑब्जेक्टिव मैंने लाया है। ऑब्जेक्टिव से ही शुरू कर रहा हूँ, जिसके चलते आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मदद हो, हेल्पफुल हो और आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपको ले चलते हैं। आप प्लीज़ मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ये आशा करते हैं कि आप ज़रूर बने रहेंगे। ये वीडियो आपको अवश्य ही प्रॉफिटेबल है, लाभ पहुँचाएगी। सो देखिए, आज का ये बहुत प्यारा क्वेश्चन और टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद आपको अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की पूरी गारंटी है। देखिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर 10th क्लास का ये फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन के कितने, परावर्तन या अपवर्तन, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम पूछेगा, आंसर होगा 2, क्योंकि 2 ही नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस, एफ मतलब फोकस दूरी, स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी ही होता है, तो फोकस दूरी क्या होगा? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे कि क्षमता इज इक्वल टू पी इक्वल टू 1/f। इसी के हेल्प से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, चूँकि उत्तल लेंस है इसलिए इसका आंसर होगा +100 cm। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक का ये स्नेल साहब ने नियम दिया था, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वो sin I sin R। पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? या आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है कि जो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी छोटा f और वक्रता त्रिज्या r होता है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या सूत्र है, उसको बोलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन है कि किसी दर्पण का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। मतलब कौन सा दर्पण है, सॉरी यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है, ये कह रहा है कि कौन सा दर्पण है, किस दर्पण में को पहचानना है, किस दर्पण में दर्पण का प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। सीधा और छोटा हमेशा याद रखिएगा, इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण पूछेगा, दर्पण आंसर। फिर नेक्स्ट, हाँ, तो डियर स्टूडेंट, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा काल्पनिक, बी ऑप्शन। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसा होता है? आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो आप जब क्लास में पूरे चैप्टर पढ़े हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा दर्पण एक ही है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, वो है
उत्तल दर्पण, वो कौन सा है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है आपके लिए, देखिए बहुत मोस्ट भी यही क्वेश्चन ये सामने है, हजामती। हजामत मतलब कि जो दाढ़ी वाड़ी बाल वगैरह काटा जाता है, और गाड़ी के हेडलाइट कॉमा सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, बी नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। नेक्स्ट और 10th नंबर क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? मतलब दोनों में तुलना करना है कि पानी में डूब गया है लेंस तब और हवा में है तब, दोनों के बीच में कैसा होता है, ज़्यादा कम होता है और कम कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी जो होता है हमेशा हवा वाला कम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या होता है? एफ मतलब फोकस दूरी समझिएगा ऑप्शन में, लेंस की क्षमता क्या होता है? एफ का दुगुना होता है कि एफ का बराबर होता है कि एफ के उल्टा होता है? तो डियर स्टूडेंट, फोकस लेंस की जो क्षमता होता है वो हमेशा फोकस दूरी का उल्टा ही होता है, क्योंकि आपको परिभाषा ही याद किए होंगे परिभाषा, कि अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो आपको पता होगा कि लेंस की जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी एफ के उल्टा होता है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट आपका 12 नंबर क्वेश्चन है जो आपके सामने ये रहा, जब वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाता है, f और 2f को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये लेंस के बारे में पूछा गया है, कि जब वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाए तब प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया गया है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। आप दिमाग यहाँ पर लगाइए, क्योंकि इसमें ज़रूर कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है तो कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट, जब उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाए तब प्रतिबिंब होता है, मतलब कैसा होता है ये सोचना है आपको। तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। देखिए बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कार्तीय चिन्ह। आप लोग जब लेंस दर्पण पढ़ रहे होंगे तो कार्तीय चिन्ह के बारे में सुने होंगे। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के जो नियम हैं उसके अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब मतलब वस्तु होता है, बिंब की दूरी ली जाती है। ध्यान से फिर सुनिए, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब यानी वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। याद रखिएगा, हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, हमेशा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फिर सुनिए, एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी स्मॉल f का मान 10 cm है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर तो आप समझ ही जाएंगे, डायरेक्ट 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। लेकिन इसका रूल्स याद रखिएगा, जो फोकस दूरी होती हैं वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती हैं। फिर सुनिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती हैं, अर्थात जब आपका फोकस दूरी दिया है 10 तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? आप फोकस में 2 से गुना कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा, यानी कि 10 दूना 20। फिर सुनिए, वक्रता त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है r बराबर 2f, अर्थात फोकस में 2 गुना कीजिए, वक्रता त्रिज्या निकल गया, यानी 10 दूना 20। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तरंग का उदाहरण कौन है?
प्रकाश तरंग जो है वो किस तरह का तरंगे होती हैं? तो प्रकाश तरंगे होते हैं स्टूडेंट, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा, सॉरी। वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है वस्तु को अवतल दर्पण, याद रखिएगा, वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार प्राप्त हो। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट, जितने ऊंचाई लंबाई का वो है उतना ही लंबाई ऊंचाई का प्रतिबिंब प्राप्त हो, इसके लिए कहाँ रखना चाहिए अवतल दर्पण में? तो आपको ये बहुत मोस्ट वीवीआई कंडीशन था, उसका 6 कंडीशन होता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का। उसमें से मैंने एक कंडीशन पूछ लिया गया है, ये 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मतलब वक्रता, सी का मतलब वक्रता केंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चंस हैं। कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? ध्यान रखिएगा, कौन से लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका आंसर होगा उत्तल। याद रखिएगा, अभिसारी लेंस तो उत्तल आंसर, ये बाय मिस्टेक हो गया है। अवतल नहीं होगा, वो अपसारी कहेगा तब अवतल मारना है। ठीक है। ये कौन सा लेंस है जिसको अभिसारी तो उत्तल, अपसारी तो अवतल। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा दर्पण जिसका वक्रता त्रिज्या अनंत होती है? कौन सा दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। वाहनों के लिए साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगता है? वाहन जो चलता है गाड़ी, उसके जो साइड मिरर होते हैं, पश्च दृश्य को बोलते हैं हिंदी में, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो आपको साइड मिरर में याद रखिएगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f कौन सा सूत्र है? तो आप लोग लाइट चैप्टर पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन, तो इसको टोटली आपको ध्यान होगा। ये एक दर्पण सूत्र है। तो डियर स्टूडेंट, ये कौन सा सूत्र है? एक दर्पण सूत्र है। अगर सिर्फ इसमें माइनस लग जाए, यानी कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वो आपका लेंस फार्मूला हो जाएगा, यानी कि तब आंसर ए होगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्लस है, प्लस का साइन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दर्पण सूत्र। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से याद ही कर लीजिए अभी के अभी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा डायप्टर। आंसर क्या होगा स्टूडेंट? डायप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायप्टर। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, उसके लिए कुछ जगह यानी स्पेस कम होने की वजह से डायरेक्ट आंसर लिखा गया, लेकिन ये भी मोस्ट वीवीआई है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, इसको याद कर लीजिए। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्रकाश का गमन की दिशा कैसा होता है, तो आप आंसर दोगे सीधी रेखा। ठीक है, जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन नंबर आपका 23। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश स्रोत कहा जाता है। उस वस्तु को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 24। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ये पूछ सकता है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है, उसका आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सो स्टूडेंट, अब वो ऊंचाई भी मीटर या एक ही यूनिट में होगा, और
दोनों ऊंचाई ही है तो दोनों एक ही यूनिट यानी कि एक ही इकाई में होगा, इसीलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने आंसर लिखा है मात्रक विहीन। इसका मतलब है उसका मात्रक ही नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का 25 नंबर क्वेश्चन, दर्पण प्रधान अक्ष के समानांतर, याद रखिएगा, दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरणें आती हैं, किसी भी दर्पण के जो प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आएंगी तो वह कहाँ से परावर्तित होंगी, अर्थात कहाँ से गुजरेंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिए, फोकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। फोकस है इसका आंसर, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा फोकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, फोकस। यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस। सो डियर स्टूडेंट, आज मैंने 25 क्वेश्चन का VVI मस्ट VVI क्वेश्चन का सीरीज आपको दिखाया। आज से मेरा विज्ञान का ऑब्जेक्टिव सीरीज के क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप आशा करते हैं कि आपको मेरा ऑब्जेक्टिव पसंद आया होगा। आप इसको याद कर लें, जिससे कि एग्जाम में आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में थोड़ी भी परेशानी ना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस होगा मेरा नेक्स्ट चैप्टर पर होगा। उसके बाद कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायोलॉजी, इस तरह से आते रहेगा। तो विज्ञान के इस सीरीज में जुड़े रहें और अधिक से अधिक लाभ उठाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो भी कमज़ोर छात्र और मीडियम छात्र और इंटेलिजेंस के लिए तो है ही, लेकिन जो थोड़ा स्लो और नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन चुन के लाता हूँ ये सिर्फ उसी स्टूडेंट को भी थोड़ा मदद करता है जो थोड़ा नॉर्मल है और उसको थोड़ा और न्यूमेरिकल प्रश्न बनाने में कठिनाई होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को याद करके भी आप ऑब्जेक्टिव में अपना जलवा बिखेर सकते हैं। जैसे आप जानते ही हैं 100 क्वेश्चन में कोई 50 करना है। सपोज आपको कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि मैंने 25 क्वेश्चन लिया है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसकी आने की पॉसिबिलिटी ना हो। मतलब कि ये क्वेश्चन में से जब भी आपको लाइव चैप्टर पूछा जाएगा तो इसमें से क्वेश्चन आना ही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज से फिर विज्ञान का सीरीज शुरू हो गया, ऑब्जेक्टिव सीरीज। इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।